अपना टॉपिक चल रहा था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास देखो, अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था कि समास में कौन सा प्रकार होता है, पूर्व पर प्रधान होता है। इसमें पूर्व पर जो होता है वो क्या होता है, प्रधान। इसमें इस समास में हमने पढ़ा था कि समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। पूर्व पद प्रधान है, अव्यय जो अव्यय है वो प्रधान होता है। और जो इसका पूरा जो अव्ययीभाव समास होता है नपुंसकलिंगी होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि समास विग्रह करने पर कौन सी बातें ध्यान रखनी होगा। उसमें क्या पढ़ा हमने कि समास का जो अव्यय होता है उसका अर्थ आता है उसकी जगह, और संज्ञा शब्द को उचित विभक्ति लगा करके हम पहले ये हमने पढ़ा था। वो टेबल हमने पढ़ी थी, सात जो इसके सर्वनाम शब्द लिखवाए थे वो आप लोगों ने पढ़े, सॉरी सर्वनाम नहीं अव्यय शब्द लिखवाए थे। वो किसी भी, जैसे कुछ उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण हमने कर भी किए थे और भी कर लेते हैं, जैसे अनुहरी। अनुहरी है, अब इसका विग्रह क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए अनु का अर्थ क्या था और अनु शब्द के योग में कौन सी विभक्ति थी। अनु शब्द के योग में थी षष्ठी विभक्ति और अनु का अर्थ पश्चात। तो पहले संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति, हरि की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, हरि, ठीक है। और अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात। बस इतना करना है। नेक्स्ट प्रति छात्र, इसमें हमने क्या किया था, प्रति का प्रति लिखते थे, प्रति का प्रति लिखते थे। छात्र शब्द में द्वितीय विभक्ति, तो छात्रम और कितनी बार, दो बार, छात्रम छात्रम प्रति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सजलम। सजलम से क्या था, तृतीय विभक्ति थी संज्ञा में, तो जल की तृतीय विभक्ति क्या होगी, जले। और स का क्या होता है, सही का, जले सही। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण थे वो हमने कल भी किए थे, और जो थोड़े बहुत उदाहरण हैं वो हमने आज भी किए हैं। इसी तरह से आपको जितने भी जो 7 अव्यय शब्द लिखवाए हैं उनमें विग्रह हमें इसी तरह से करना है कि जो आपके टेबल थी एक बार आप याद कीजिए, वैसे कीजिए टेबल को, क्या कि यथा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है और अनति क्रम में उसका अर्थ होता है, यथा की जगह। फिर दूसरा हमने पढ़ा प्रति, प्रति शब्द का प्रति होता है और प्रति संज्ञा शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और द्वितीय विभक्ति लगाने के बाद 2 बार हम उसे लिखते हैं, 2 बार संज्ञा शब्द को लिखते हैं। प्रति तो एक बार आएगा लेकिन संज्ञा शब्द है वो 2 बार आता है। फिर से का होता है सैकड़म, और तृतीय विभक्ति का उसमें यूज करते हैं, संज्ञा शब्द में तृतीय विभक्ति आती है। इसी तरह से उपकार होता है समीकरण, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अनु का पश्चात, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिका इति संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। निर, तो निर का भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और इसका अर्थ होता है अभाव या रहित। तो इस तरह से आपको सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको संज्ञा शब्द में जो अव्यय दिए हुए हैं उनके अनुसार जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो पहले लिखना है, उसके बाद फिर हम उसका अर्थ बाद में लिखते हैं। इतना है, ये तो था क्या है विग्रह करने का। अब मान लो अब हमें क्या याद रखना है, विग्रह से समास करने का। आपको ध्यान रखना है कुछ
अभी तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं कि भाई आपको समास देकर के विग्रह करवा सकता है और विग्रह देकर के आपसे समास को करवा सकता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं, मैं आपको ऐसे भी दे सकता है वो, जैसे जनानाम अभाव है, इस तरह से दे सकता है। अब आपको इसका समास करना है, ये विग्रह है। अब देखिए इसको, इस विग्रह को समास में बदलने पर क्या बातें आपको याद रखनी है वो आपको ध्यान रखना है। पहले पॉइंट क्या है, पहला क्या कि पहले सबसे पहले अर्थ के स्थान पर अव्यय शब्द लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जो अर्थ है, जो ये हमने टेबल पढ़ी हमारी अभाव है शब्द का, जो ये अर्थ लिखा था उसका अव्यय क्या है, फिर क्या था, निर, है ना। अब दूसरा क्या लिखना है कि संज्ञा में विभक्ति हटाकर अव्यय के बाद लिखते हैं। ठीक है। अब मेरे जो जनानाम में है, इस जनानाम में मूल शब्द क्या है, विभक्ति हटा दो षष्ठी, तो मूल शब्द क्या है, जड़। ठीक है। अब आपको पता है कि जो आधा रण होता है वो सामने वाले के सिर पे चला जाता है, तो ये शब्द क्या लिखा जाएगा, निर्जन। ठीक है, निर्जन शब्द है तो निर्जन लिखा जाएगा। अब देखो एक बात आपको याद क्या रखनी है इस बीच में कि जो विग्रह है देखो समास करने पर दीर्घ स्वरों के स्थान पर लघु स्वर पर तीसरा पॉइंट क्या है कि समास जब करेंगे तो जो दीर्घ स्वर हुए उनके स्थान पर क्या होगा, लघु स्वर। दीर्घ स्वर से मतलब क्या है, दीर्घ स्वर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, संधि भी पढ़ी है। समास करने पर क्या करते हैं कि जो दीर्घ स्वर होता है उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, दीर्घ स्वरों के स्थान पर लघु स्वर कर देते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है पता होगा आपको, दीर्घ स्वर क्या था, जैसे दीर्घ स्वर क्या थे, दीर्घ स्वर जैसे क्या था, आज तो आता को लघु स्वर में बदल जाएगा। अगर बड़ी ई है तो उसमें बदलेगी छोटी ई। ये समास करने पर जो दीर्घ स्वर है और कहाँ मिलेंगे, जो अंत में, ये कहाँ होने चाहिए, लास्ट में, अंत में। कहाँ होने चाहिए, अंत में। और बड़ा अंत है उसको छोटे, ऐसे बताइए जैसे। और आपको ये याद रखना है जो ए आया ना जिन शब्दों के अंत में, उसका ए का काम करना है उन शब्दों क्या याद रखना है। देखो विग्रह
जो अगर विग्रह आता है, विग्रह से अगर आपको समास करना है, जैसे ये विग्रह लिख रहा है, ठीक है, पहली बात आपको क्या रखनी है कि सबसे पहले जो अर्थ है, अर्थ था उसके स्थान पर अव्यय मेरे, जैसे प्रभाव का अर्थ क्या होता है, प्रभाव के अर्थ में मेरे अव्यय क्या होता है, जरा नाम में मूल शब्द जर है, विभक्ति हटा देंगे जरा नाम में, तो मूल शब्द क्या होता है, जर, तो जर हो गया। अब देखो अगर ये अंत में यहाँ लास्ट में संज्ञा के अंत में समास करने पर जो संज्ञा के अंत में दीर्घ स्वर होते हैं, जो अगर ये दीर्घ स्वर आ जाएंगे ये वाले, उनको लघु स्वर में बदल देते हैं। और सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आपको अंतर है, जैसे यहाँ पर रेजर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन सभी को बनाने के लिए मेरे जरूरत सिर्फ ए के साथ, इनके साथ में ए के साथ, ए का हम ई ऊ के साथ में। देखो और अब हम उदाहरण करते हैं, देखो उदाहरण करते हैं, उदाहरण लेते हैं, अब देखिए जो संयुतम है, संयुतम यहाँ पर लगा हुआ है, संयुतम है, तो संयुतम की जगह अव्यय शब्द कौन सा आएगा, संयुतम की जगह अव्यय शब्द कौन सा आएगा, से। संयुतम की जगह क्या आएगा, सबसे पहले से, और ध्वनियों में से जो प्रत्येक विभक्ति है वो हटानी है, तो मूल शब्द क्या है, धन। अब यहाँ पर ए आया तो क्या होगा, मैं सैधन, सिंपल संहितम का से, ध्वनियों में से मूल शब्द धन, और ए आया तो अब दूसरा विभक्ति, जैसे नद्या संहिता, नद्या का समीपम। अब मूल देखो समीपम जो अर्थ है इसका अव्यय क्या था, समीपम की जगह को नद्या में मूल शब्द क्या है, विभक्ति हटाओ षष्ठी, मूल शब्द क्या बनेगा, नदी, और नदी में बड़ी मात्रा आती है, ये आ रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था कि अंत में जो ये बड़ी नदी है वो किस में बदल जाएंगे, वो छोटी की है, तो यहाँ पर छोटी की आएगी, तो ई आगे तो है नहीं लगेगा, सिंपल। तो कहने का अर्थ क्या है कि अव्यय के अर्थ के स्थान पर अव्यय लगाना है, समीपम, अब हो जाएगा नद्या में मूल शब्द नदी है, जो दीर्घ है अंत में उनको लघु बनाना है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण यमुना समीपम, यमुना समीपम। अब देखो जो समीपम शब्द है, समीपम अभी हमने पढ़ा था, अभी यमुनाया था, यमुनाया कौन सा शब्द है, यमुना शब्द है, मूल शब्द क्या है, यमुना। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अंत में जो दीर्घ है आपका क्या हो जाएगा, ए, तो ए आएगा तो क्या लगेगा, तो क्या होगा, तो यमुना। इसी तरह से जहां पर भी जैसे अगर शब्द बढ़ेगा, गंगा आया, पश्चात, अब पश्चात का क्या होता है, अनु, तो गंगा में से मूल शब्द क्या है, गंगा, ठीक है। अब तो शब्द क्या बनेगा, गंगम, ना कि गंगा बनेगा, आ है गंगा, आ का है हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं। तो ये जो आपका अव्ययभाव समास है वो समाप्त है। अव्ययभाव समास में रिवाइज कर लीजिए, अव्ययभाव समास में
अंत में जो संज्ञा के अंत में आने वाले जो दीर्घ स्वर है उनके स्थान पर लघु स्वर करेंगे। और अगर वहां पर जैसे आ है तो ए, बड़ी ई है तो छोटी, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ, तो ए आएगा तो उसे नपुंसक लिंग में बनाने के लिए एक वचन मैं का प्रयोग करेंगे। ये आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट।